ब्रांच में क्लाइंट एंटर होता है तो उसको ग्रीट किस तरह किया जाता है, हाँ, सर्विस क्वालिटी, उसमें आपकी फ्लोर मैनेजमेंट कि ठीक है। क्लाइंट आ रहा है उसको प्रॉपर्ली कोई आप वेलकम कर रहे हो, उसको प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हो कि आपने कौन से काउंटर पे जाना है, कौन सा अगर आपको रेमिटेंस के लिए हो तो आपको रेमिटेंस डिपार्टमेंट नहीं, इसमें सेल्फ लर्निंग भी होती है, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के भी पोर्टल ट्रेनिंग्स, पे भी चल रही होती हैं। ठीक है। कोविड्स के आने के बाद से फिजिकल ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग्स भी हो रही होती हैं और जेएस बैंक का स्पेशली इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है अच्छा, कि वो अपने स्टाफ को जो रीसेंट डेवलपमेंट्स आ रही होती है उस पर ट्रेंड कर रहे होते हैं। अडॉप्शन है ना वो आपकी पर्सनैलिटी में तो आपको हुँ। होती ही है कि आपने नई सी नई चीज़ों में सीखना है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही होती है। अच्छा म यूथ है जो एक बीकॉम करके या अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करके बैंकिंग सेक्टर में आती है, तो आप उसको क्या टिप ये देना बताओ कि चाहेंगे? आप जॉब कर क्या रहे हैं? क्या ये आप इस जॉब के लिए फिट भी हैं कि नहीं है? तो पता है ना हमारे सोसाइटी में बड़े प्रेशर भी होता है, इमोशनल प्रेशर भी होता है कि आपने बैंकर बनना है, हुँ, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर तो लाजमी बनना है। हुँ, ये 3-4 प्रोफेशंस को माँ बाप जरूर कहते हैं बच्चों को कि आपने इसको लाजमी अडॉप्ट करना है। हुँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि यार ये मेरा फील्ड नहीं है तो आपको उसी वक्त सेकंड ऑप्शन पे जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उवैस अहमद खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज़ाई सिस्टम्स। आज हमें जॉइन किया है माजिद मुश्ताक कुरैशी ने, जो कि किसी इंट्रो के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ, एसवीपी रीजनल हेड सेंट्रल फॉर जेएस बैंक। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच वैस फॉर इनवाइटिंग मी। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आई होप कि हमारी जो डिस्कशन होगी आप उसको सुनेंगे भी और उसमें कुछ ना आप लोगों को कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। बिल्कुल। तो सर आज हम आपसे जो बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, हाउ कैन यू एक्सेल इन योर करियर कि किस तरीके से आपने अपने बैंकिंग करियर को स्टार्ट किया और उसके बाद आप एक एसवीपी की जर्नी तक पहुँचे और इस पे हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट आप करें अपने इंट्रोडक्शन से, जी। मतलब कि आपने क्वालिफ़िकेशन क्या की और किस तरीके से आप इसमें जंप इन किए? अच्छा ऐसा है कि मैं एक्सीडेंटली बैंकिंग में आया। ठीक है। मैं बेसिकली क्रिकेट खेलता था, हुँ, तो हुँ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था। तो उस टाइम मैं पंजाब कॉलेज में था, तो हुँ, उस टाइम हुँ। कहते हैं हमने क्रिकेट को एज़ अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है। तो उस टाइम पे अलाइट बैंक की एक क्रिकेट टीम होती थी। आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो उसके दौरान अचानक अलाइट बैंक प्राइवेटाइज़ हो गया। ठीक तो है। जो स्टेट ऑर्गेनाइज़ेशन आई तो उन्होंने कहा कि हमें ये स्पोर्ट्स डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दैट टाइम स्पोर्ट्स डिवीज़न को रमीज़ राजा साहब हेड कर रहे थे। हुँ, हुँ। वी वाज़ द पार्ट ऑफ दैट हिज टीम। तो उस टाइम पे एक बड़ा अजीब अजीब से था हम सब के लिए कि जो भी लोग कहते हैं अंडर 19 खेल रहे थे कि अब हम अपनी जो फाइनेंशियल जर्नी को कैसे देखेंगे, हुँ, हुँ। अपनी फाइनेंशियल नीड्स को कैसे पूरा करेंगे। तो उस टाइम मेरे लिए एक चीज़ बड़ा टफ डिसीजन था कि मैं क्रिकेट छोड़ के बैंकिंग की तरफ आता, क्योंकि हुँ। बैंक ने मुझे हमें ये ऑप्शन दी थी कि आप या तो क्रिकेट को कंटिन्यू रखना है तो आपको फिर बैंकिंग छोड़नी होगी, या अगर ठीक आपने है, बैंकिंग में रहना है तो आपको फिर बैंक में फील्ड में जाके काम करना है। ठीक है। तो उस टाइम मैं बैंकिंग के ऑपरेशंस में आया और मैंने उसको उस टाइम मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था, तो ग्रेजुएशन भी मैंने कहते हैं जॉब के दौरान की। हाँ, तो आई डन माय बीसीएस इन कहते हैं आई थिंक 2004 में। हुँ, हुँ। तो 2004 में मैंने अपना ग्रेजुएशन की। तो उस टाइम भी मैं बैंकिंग को देख रहा था। तो उस दौरान जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने अब इसको एज़ प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करना है, तो उस टाइम पे यूनियन बैंक एक था, उसके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते थे। ठीक है। तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर यूनियन बैंक, तो मैंने हुँ, उसका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया। उसमें अल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र था कि मेरी बड़ी अच्छी पोज़ीशन आई। ठीक है। जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि आप अपनी फ़ील्ड को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो जो लोग थे उनको उनकी रेटिंग के हिसाब से उनकी डिपार्टमेंट्स दे दिए गए थे। हाँ, हाँ, तो मुझे उस टाइम पे मेरे सुहेल बशीर साहब से इंटरेक्शन हुआ, जो बैंकिंग का एक बहुत बड़ा नाम है। तो ठीक सुहेल है, बशीर साहब ने कहा कि यू आर मोर सूट फॉर कहते हैं सेल्स। ठीक है। तो मैंने उससे पहले सेल्स नहीं की हुई थी, लेकिन मैंने उनके कहने पे कहा कि अच्छा अगर आप समझते हैं तो मैं सेल्स कर लेता हूँ। उन्होंने कहा हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में सेल्स है, हुँ, मार्केटिंग है, तो हुँ, आप यू शुड गो फॉर दैट। मैंने उस टाइम फिर वो बैंकिंग स्टार्ट की, तो उसको जब सीरियसली लिया तो मैंने अपना मास्टर्स भी किया। 2007 में मेरा एमबीए मार्केटिंग में मैंने अपना एमबीए पूरा किया। तो उस टाइम पे जब मैंने इसको सीरियसली लिया तो अल्लाह का शुक्र था कि मुझे उसमें प्रोग्रेस भी मिलती रही। डेडिकेशन थी करियर की तरफ कि यार अब कुछ करना है, अभी इसमें आ गए हैं तो इसका कुछ करना है। तो उस टाइम मैं 2007 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो यूनियन बैंक कन्वर्ट हो गया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने उसको परचेज कर लिया था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ब्रांच मैनेजर भी बन गया। अच्छा नाइस। तो दैट टाइम जो उस टाइम की हिस्ट्री थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, आई वाज़ द यंगेस्ट ब्रांच मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ओह! तो उस टाइम मैं वहाँ से कई बड़ी
करियर्स का टेकअप हो गया। अच्छा, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में जो ब्रांच मैनेजर की जर्नी है यहाँ हुँ। तक पहुँचने के लिए, क्या सेल्स मैटर करती हैं इस सारी चीज़ के लिए? या आपका एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी मैटर कर रहा होता है? एक्सपीरियंस प्लस सेल्स, प्लस सेल्स। आपकी मार्केटिंग स्किल्स, आपकी जो क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप है, वो हुँ, कैसी है? उसको ही देखते हुए फिर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि यार इसकी परफॉर्मेंस एज़ अ पर्सनल बैंकर यहाँ पे हुँ, आरएम, जो मुख्तलिफ बैंकों में मुख्तलिफ डेज़िग्नेशन के नाम हैं, ठीक है। कि वो कैसे हैं, उसमें आपकी पीआर कैसी है, हुँ, आपके मार्केट में रिप्यूट कैसी है। ठीक है, फिर बैंक डिसाइड करता है कि क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो एज़ अ आरएम, तो आपको वो एज़ अ ब्रांच मैनेजर चांस देते हैं कि आप पूरी टीम को से वैसा काम करके दिखाएँ जब एक इंडिविजुअली आप कर रहे हैं काम। ठीक है। हुँ, तो उसमें बिल्कुल मैटर करता है क्योंकि मेरे पास ऑपरेशंस की भी बैकग्राउंड थी। मैंने हुँ, राइट में ऑपरेशंस में काम किया हुआ था। तो मेरे लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा कि मैं एज़ अ ब्रांच मैनेजर फिर वहाँ से एक्सेल करना शुरू हो गया। मैंने उसके बाद मीज़ान बैंक को जॉइन किया एज़ अ हुँ, ब्रांच मैनेजर ही। तो नाइस। मीज़ान बैंक में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, इस्लामिक बैंकिंग के बारे में पढ़ा, सीखा। तो मैं जब मीज़ान बैंक में तकरीबन कुछ 7 साल रहा, तो उस अच्छा, 7 साल में मैंने कोई 18 रीजनल अवार्ड्स और 2 प्रेज़िडेंट अवार्ड जीते वहाँ पे। वंडरफुल। तो वो एक की टर्न था मेरे जो करियर के अंदर। मिज़ान बैंक का जो टाइम है वो बड़ा क्रूशियल था। हुँ, और अच्छा, मैं जब मिज़ान बैंक मैंने जॉइन किया तो 2008 में मैंने जॉइन किया था। उस टाइम मिज़ान बैंक इतना बड़ा ब्रांड नहीं था, ठीक जो है। कि अब बन चुका हुआ है। उस वक़्त रिज़वान अता साहब उस बैंक को लीड करते थे। सर, क्या एक इनकी सक्सेस रही है, मीज़ान बैंक जैसा कि आपने कहा है कि उस लेवल पे नहीं था तब हुँ। और इतनी जल्दी अब जो वो ग्रो की है, जो मेरी थिंकिंग है और जो मेरी कम्युनिटी के लोगों की थिंकिंग है, वो कहता है कि मीज़ान बैंक ने ना बस मीज़ान बैंक वंडरफुल है। वो मतलब कि उसकी हर चीज़ बहुत बेहतरीन है। तो इसमें क्या फैक्टर्स थे जिन पे उन्होंने काम किया, जो उन्होंने तरक्की की? अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ना उनकी काउंटर काउंटर सर्विसेज है। ठीक है। जो ब्रांच में क्लाइंट एंटर होता है तो उसको ग्रीट किस तरह किया जाता है, हाँ, सर्विस क्वालिटी, उसमें आपकी फ्लोर मैनेजमेंट कि ठीक है। क्लाइंट आ रहा है उसको प्रॉपर्ली कोई आप वेलकम कर रहे हो, उसको प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हो कि आपने कौन से काउंटर पे जाना है, कौन सा अगर आपको रेमिटेंस के लिए हो तो आपको रेमिटेंस डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है। तो सर्विस क्वालिटी और उनका जो कहते हैं कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो हुँ, ज़बरदस्त था। अच्छा। उसकी वजह से स्पेशली उनकी जो इस्लामिक बैंकिंग को उन्होंने प्रमोट किया, हुँ, तो वो एक बड़ा वाइटल रोल है, उनकी वाइटल एस्पेक्ट है उनकी तरक्की के अंदर। तो हुँ, लेकिन एज़ अ बैंक आप देखते हैं तो जो मार्केट में उनका नाम बना, जो उनकी ब्रांच की सर्विसेज़ और उनकी सर्विस क्वालिटी, ठीक इन है। 2 चीज़ों ने उनके लिए मेन रोल प्ले किया हुँ, कि वो अच्छे क्लाइंट्स को साथ एक इस जर्नी के पास आज पहुँचे कि आज वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग बैंक है। बेहतरीन। तो जब मैं मिज़ान बैंक में था तो फिर उसके बाद मैंने ऑप्ट किया कि मुझे इससे ऊपर वाली स्टेज पे भी जाना है। जैसे अभी आप हम ज़िक्र कर रहे थे कि हमें एक मखसूस टाइम के बाद उस सीट से आगे जाना चाहिए। हुँ, उसपे अपॉर्च्युनिटी मुझे बैंक ऑफ पंजाब में मिली। तो ठीक मैंने है। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब को जॉइन किया एज़ अ एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर। मैं डिफेंस का एरिया मैनेजर था। वो जर्नी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। वहाँ पे भी मैंने वहाँ पे एक परफॉर्मेंस के लैडर्स निकलते थे। ठीक है। तो कंटिन्यू मैंने 6 मंथ तक टॉप 3 में रेट किया। क्योंकि वंडरफुल। बैंक ऑफ पंजाब एक डिफरेंट बैंक है। बैंक ऑफ पंजाब का कल्चर डिफरेंट है। हाँ, तो थोड़ा-सा थोड़ा उसमें गवर्नमेंट कल्चर है उसका गवर्नमेंट या स्टाइल का है। तो गवर्नमेंट स्टाइल वाले बैंक में डीएचए को लीड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। तो वो उस क्योंकि वहाँ की ऑडियंस तो ट्रस्ट ही नहीं ट्रस्ट यस, फैक्टर भी एक होगा यस, या यस। ट्रस्ट फैक्टर फिर उनको जो तरह के मैंने अभी आपको ज़िक्र किया कि मिज़ान बैंक में बहुत बड़ा रोल था कस्टमर सर्विसेज़ का, हाँ, काउंटर सर्विसेज़ का, वो चीज़ में लैक करता था बीओपी उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया बैंक ऑफ पंजाब भी। तो बैंक ऑफ पंजाब ने भी अपनी ब्रांचेस को रेनोवेट करके एक न्यू शेप की तरफ आ गया। हाँ। उससे ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आई थिंक 2016-17 की बात है। तो उस हुँ, टाइम पे चेंजेस आनी शुरू हो गई हुई थी। हुँ, मैंने डीएचए में उस टाइम ऐड किया उसके डीएचए एरिया को। तो वहाँ पे भी मैंने अल्लाह का शुक्र कि वहाँ पे भी एक तो लैडर्स में मैं टॉप कर रहा था नाइस। कंटिन्यू लास्ट 6 मंथ से। फिर साथ में प्रेसिडेंट अवार्ड भी मैंने वहाँ पे जीता, जो नाइस। केवली ब्रांच थी उसकी वजह से मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला। हुँ, तो उसके बाद थोड़ा-सा मैं चेंज करना चाह रहा था कि यार मुझे अपने करियर में ब्रांच बैंकिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा कर ली, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो उसके बाद मैंने ऑप्ट किया जेएस बैंक को। तो ठीक है, जेएस बैंक में मैंने एक डिपार्टमेंट था जो कॉर्पोरेट के अंदर था, उसका नाम था बिज़नेस डेवलपमेंट यूनिट। ठीक है। मैंने उसको जॉइन किया। तो उसमें जॉइन किया एज़ अ यूनिट हेड। तो हुँ, मैं पंजाब में 2 यूनिट हेड्स थे, तो मैं पंजाब लेवल पे एज़ अ यूनिट हेड मैंने उनको जॉइन किया। हुँ, तो वो डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था, हमने काफ़ी
बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया, ऐसे लोगों को हम जेएस में लेके आए जो जेएस में बैंकिंग नहीं करते थे। नहीं करते थे। तो वो उस जर्नी के दौरान कहते हैं एक मैनेजमेंट जेएस बैंक की मैनेजमेंट का डिसीजन था कि उन्होंने उस डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग में, जो इस पर सही। करंटली हमारा मेरा डिपार्टमेंट भी है। हुँ। तो मैं एज़ अ यूनिट हेड से एज़ अ टीम लीड ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग के अंदर आ गया। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि ये वो ऐसी डिपार्टमेंट है या ये वो ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत कम लोगों के पास है। हुँ। जो जीएस बैंक की मैनेजमेंट है उसका जो फ़ोकस ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग पे है, वो ज़बरदस्त है। कि हमारे इवन प्रेज़िडेंट साहब कहीं भी जाते हैं अपने विज़िट्स पे तो वो अपनी ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग की प्रोडक्ट को लाज़मी प्रमोट करते हैं और हुँ, हुँ। क्लाइंट्स को बताते हैं कि ये हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। वंडरफुल। बहुत से बैंक इसमें काम कर रहे हैं लेकिन इस फ़ोकस के साथ इस तरह के मैनेजमेंट को उनका उस तरह से फ़ोकस सर नहीं है। कितनी देर हो गई है आपको एसवीपी एसजीएस बैंक में? मैंने जब एज़ अ टीम लीड जॉइन किया तो उस टाइम मैं वीपी था ओके। और विदिन अ ईयर मैं रीजनल हेड बन गया था, एलिवेट हो गया था रीजनल हेड और हमने वो यहाँ पे भी बहुत से ज़्यादा इस पे फ़ोकस किया कि जी हमने ऐसे कस्टमर्स को जेएस बैंक में इंट्रोड्यूस करवाया जो जेएस बैंक के साथ काम नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो वो उस पे हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा, लोगों ने भी बड़ा एप्रिशिएट किया। अच्छा, आपकी क्या टिप्स होती थी इफेक्टिव नेटवर्किंग के लिए कि आप किस तरीके से उनको आप जब बड़े क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं, तो क्या आपकी इफेक्टिव पिच होती थी फॉर नेटवर्किंग? वैसे उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट का है। ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट ऐसी है फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दे ही देता हूँ उसका, कि अगर आप हमारे पास ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग में कोई भी कंपनी एनरोल होती है तो ठीक है। उसका चाहे वो पीएन है, चाहे उसका वो टी बॉय है और चाहे वो उसका सीईओ है। ठीक है। उन स वो सब एलिजिबल है, क्लेम ले सकते हैं अपनी नेचुरल डेथ का 1 मिलियन से और इवन वो अपनी कहते हैं पे कंटिन्यूटी की भी हम उसको ऑप्शन देते हैं 65,000 पर मंथ के हिसाब से उस अप टू 6 मंथ उनको वो भी मिलता है। यानी कि एक बंदा ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग के में अकाउंट खुलवाने के बाद किसी भी कंपनी जिससे हमारा एमओयू साइन होता है, हुँ। एलिजिबल है 30,90,000 उसको बैंक देगा जस्ट उसका अकाउंट जीएस बैंक में है। तो ओके। इस ग्रोथ में, इस जर्नी में ये बहुत ज़्यादा की फैक्टर है कि जो हमारी जो हुँ। प्रोडक्ट है वो इतनी ज़बरदस्त है। अच्छा इसके अलावा कोई 8 तरह की इंश्योरेंसेज़ हैं जो विदाउट एनी चार्जेज़ हम उस पेरोल के कस्टमर को दे रहे होते हैं। अच्छा। जिसमें उसकी मोबाइल स्नैचिंग है, उसको 20,000 हुँ, रुपया हुँ। उसमें मिलता है। फिर हुँ। उसको कहते हैं अगर उसका वैलेट स्नैच हो गया तो 5,000 उसपे मिलता है उसको। अगर वो एटीएम से कैश कैश निकाल रहा था तो एटीएम से हुँ। उसको किसी ने थेफ्ट कर लिया कैश तो उसको हाँ। 50,000 की कवरेज उसपे है। ओके। इवन इसमें कंपनीज़ के लिए भी बड़ी अट्रैक्शन है कि उनको ग्रुप इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमारी इस प्रोडक्ट को ऑप्ट करती हैं, तो ग्रुप इंश्योरेंस में उनको एक्स्ट्रा सिर्फ बेनिफिट हॉस्पिटलाइज़ेशन का मिल रहा होता है। हुँ। इसमें हम हॉस्पिटलाइज़ेशन नहीं देते लेकिन ओपीडी ट्रीटमेंट जो एक्सीडेंटल इमरजेंसी है, ठीक उसमें है। हम 25,000 दे रहे होते हैं उसको। नाइस। तो एक ग्रुप इंश्योरेंस की सारे फीचर्स को ऑलमोस्ट हमने कवर की हुई है एक्सेप्ट जो हॉस्पिटलाइज़ेशन है। तो हुँ। ये प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें एक तो किसी भी दरवाज़े को उन पे नॉक करने से हुँ। हमें हेजिटेशन नहीं होती। हमें ज ये आइडिया होता है कि यार बैकअप है पीछे, प्रोडक्ट बैकअप है, स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एग्ज़ैक्टली। और इसमें फैसिलिटेशन है। अच्छा, लर्निंग के बारे में आप बताएँ कि बैंकिंग पर्सपेक्टिव से लर्निंग भी आपको पता है हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़रूरी होती है, हर आप जिस मर्ज़ी पेशे से बिलॉन्ग करते हैं। तो उसमें बैंकिंग लेवल पे आपको प्रोवाइड की जाती है या आपकी सेल्फ लर्निंग ही उसमें आप लोग कर रहे नहीं, होते इसमें हैं? सेल्फ लर्निंग भी होती है, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के भी पोर्टल ट्रेनिंग्स। पे भी चल रही होती हैं। ठीक है। कोविड्स के आने के बाद से फिजिकल ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग्स भी हो रही होती हैं और जेएस बैंक का स्पेशली इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है अच्छा। कि वो अपने स्टाफ को जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो उस पे ट्रेंड कर रहे होते हैं। जैसे हम एएमएल की पे ट्रेनिंग हमारी हो रही होती है, हुँ। जिसको स्टेट बैंक भी रेगुलर देख रहा होता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट को भी हमारी ये जेएस बैंक की तरफ से हमें ठीक ट्रेनिंग है। दी जा रही होती है। और आपको पता है कि आजकल आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है हर चीज़ में। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें कि आईटी सेक्टर को उसने किस तरीके से एक्सेप्ट किया है और उस पे वो वर्किंग करके काम बिल्कुल, कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी हमने डिजिटल बैंकिंग पे भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है। अभी हुँ। हमने डिजिटल बैंकिंग पे भी अवार्ड जीता है ठीक है। और बल्कि हमारे डिजिटल लीडर ऑफ द ईयर हैं नुमान साहब हमारी ज़िंदगी टीम के हेड हैं। अच्छा। तो बैंक का फ़ोकस इस तरफ भी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिजिटाइज़ेशन का इम्पैक्ट ये है कि पहले हम लोग जब किसी कंपनी के पास जाते थे या किसी स्टाफ के पास जाते थे, अकाउंट ओपनिंग के लिए तो 25-26 पेजेज़ का एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता था जिसको हम साइन करवाते थे। हुँ।
अब वो 1 पेज पे आ गया हम लोग। ओके। जस्ट एक 1 पेज बायोमेट्रिक एंड यू आर डन, आपका अकाउंट नंबर हुँ, जनरेट हो जाता है। वंडरफुल। तो ये बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और बैंक ने उसको बिल्कुल उस तरीके से अडॉप्ट भी किया है कि हमें पता है कि हमें मार्केट में रहते हुए इन चीज़ों पे आगे भी चलना है। तो इस पे जो एडॉप्शन है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी में तो आपको हुँ। होती ही है कि आपने नई से नई चीज़ों में सीखना है। ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही होती है। अच्छा माजिद साहब, आप हमें ये बताएँ कि यूथ है जो एक बीकॉम करके या अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करके बैंकिंग सेक्टर में आती है, तो आप उसको क्या टिप देना चाहेंगे जो हमारे डिफरेंट रिलेशनशिप मैनेजर हैं या जो हमारे इस टाइम बिगिनर से स्टार्ट करके अप लेवल पे जाने की जो हायरार्की के लिए क्या एक ऐसे गोल्डन पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं जो आपने अपने करियर में नोट किए? वैसे मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, आपको अपनी जॉब का पता होना चाहिए। आपको ठीक है। ये पता हो कि आप जॉब कर क्या रहे हैं। क्या ये आप इस जॉब के लिए फिट भी हैं कि नहीं है? हुँ, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ टीम में भी काम किया लोगों ने जो उस जॉब के लिए नहीं बने हुए थे। लेकिन वो फिर भी अपने फैमिली आपको पता है ना हमारे सोसाइटी में बड़े प्रेशर भी होता है, इमोशनल प्रेशर भी होता है कि आपने बैंकर बनना है, हुँ, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर लाज़मी बनना है। हुँ, ये 3-4 प्रोफ़ेशंस को माँ-बाप ज़रूर कहते हैं बच्चों को कि आपने इसको लाज़मी अडॉप्ट करना है, हुँ, अदरवाइज़ आप सक्सेसफुल नहीं होगे। हुँ, लेकिन आज वक़्त थोड़ा-सा बदल चुका हुआ है। आज जो हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने आपको इतना अवेयर कर दिया हुआ है नई जनरेशन को कि उनके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हुँ, जैसे आईटी के अंदर आप आई थिंक सो कि डज़न्स ऑफ फ़ील्ड्स नई ओपन हो चुकी हुई है। हुँ, एआई आ गया, उसके बाद कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग आ गई, उसके बाद इसी तरह से कहते हैं क्लाउड होस्टिंग आ गई। तो इस तरह एग्ज़ैक्टली। की नई-नई चीज़ें हर तरफ से अवेलेबल हैं। अब आप जो बच्चा पास आउट होके आ रहा है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि वो सिर्फ़ डॉक्टर, बैंकर या आर्मी या पुलिस में जाने के अलावा भी वो मल्टीपल हुँ, जगहों पे अपने लिए कहते हैं अपनी माइंडसेट के मुताबिक अपनी फ़ील्ड को चूज़ कर सकता है। हुँ, जहाँ से दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी जॉब को भी समझते हैं, फिर आपको ये बात समझनी होगी कि देखें हम मुझे अच्छी तरह से याद है कि अगर मैं छोटा था तो मैं अगर कभी मेरे पास कोई वालिद साहब की तरफ से करेंसी नोट मिलता था तो मैं उसपे एक लफ्ज़ पढ़ता। वो जो बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो जिसमें मुझे मेरी करियर में बड़ा सूट भी किया और मैंने उसपे बड़ा फ़ोकस भी किया। उसपे नोट पे लिखा होता है हसूल रिज़्क इबादत है। बिल्कुल। तो ये एक फैक्टर है। अच्छा मैं इसपे आपको थोड़ा-सा इसके बाद थोड़ी-सी एक चीज़ इस पे और भी बताऊँगा। तो मैंने ये चीज़ को अडॉप्ट किया। मैंने ये समझा कि 9 से 6 जो मैंने अपने बैंकिंग का टाइम है ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकिंग करनी है। ठीक है। मुझे इसमें इवन मेरी फैमिली को मेरे पे साथ शिकायत हुई कि यार 9 से 6 आपको फ़ोन करो, आप फ़ोन नहीं उठाते हो। तो मैं उनको यही कहता यार मेरी जो फ़ोकस है ना इस टाइम मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी करियर की तरफ है, मुझे इसमें काम करना है, मुझे मेरा बैंक मुझे शायद इसके पैसे नहीं देता कि मैं अपने रिलेटिव से बात ज़्यादा करूँ, वो पैसे मुझे देता है कि मैं अपने कस्टमर से वो टाइम ज़्यादा गुज़ारूँ। बिल्कुल। तो ये इसको हम नो जॉब जॉब को आपको रिस्क को जो जॉब हमारा सोर्स ऑफ रिस्क है, इसको इबादत के तौर पे लेना चाहिए। हुँ, मैंने ये अपनी टीम को भी ये बात सिखाई है कि आप जब इसको इस तरह से ले लोगे कि यार ये मेरे लिए इबादत का दर्जा रखती है, मेरा ये काम, मेरा रिस्क जो है, तो फिर आपके ना एवेन्यूज़ खुलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर आप चेंज उस ऑटोमैटिकली आने यस, लग जाती आप है। फिर 90 की बजाय 110% उसमें अपनी बेहतरीन, एफर्ट लगा रहे होते हो। बेहतरीन। तो उससे वो आपको एक तो देखें जब आप रिस्क और इबादत की बात करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती हुँ, है। उसके बाद फिर आपने वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरीके से हाँ, ये चीज़ यही चीज़ देखें अभी जी, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि 9 टू 6 मैं अपनी फैमिली का फ़ोन भी नहीं उठाता था हुँ, और मैं ये कहता था कि यार मुझे ये टाइम अपने कस्टमर्स को देना है। हुँ, आफ्टर 6 मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने कस्टमर्स को ये कहता था कि यार ये अब फैमिली का टाइम फैमिली है। का टाइम है। तो मैंने वो अपना जो आफ्टर 6 वाला टाइम अपने पेरेंट्स और अपने जो बच्चों के लिए रखा हुआ है, अपने सिबलिंग्स के लिए, यार ये मेरा उनके लिए टाइम है। ठीक है। और स्पेशली फिर वीकेंड्स आते हैं तो आपको पता है वीकेंड में आप कोई इम्पोर्टेंट टास्क आ गई, जैसे आपसे आज की मुलाकात ड्यू थी। हुँ, तो इस तरह की मुलाकात अदरवाइज़ बाकी सारा टाइम अपनी फैमिली के लिए। हुँ, तो इससे क्या होता है अच्छा मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सक्सेस वो सक्सेस नहीं है जब तक उसमें आपका जॉय शामिल नहीं है। बिल्कुल। आपको जॉय की फील ही नहीं आई और आपने किसी मजबूरी से कर ली सक्सेस, तो वो वो सक्सेस मज़ा सक्सेस नहीं नहीं है, मज़ा एग्ज़ैक्टली, नहीं आता। एग्ज़ैक्टली। वो आपके दिल से एक आवाज़ आनी चाहिए यार मज़ा आ गया। बिल्कुल, तो वो मज़ा कैसे आता है कि जब आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हो, जैसे वर्क आपने लाइफ बड़ा अच्छा बैलेंस हो। क्वेश्चन किया कि वर्क लाइफ बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। हुँ, लोग नहीं कर पाते। अच्छा बहुत से लोग मेरे ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं कि सर इस सक्सेस के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। हुँ, ऐसा नहीं होता। वो फिर सक्सेस सक्सेस नहीं है अगर आपको कुर्बानी देनी पड़ रही है। बिल्कुल। अगर आपको हमने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस किया है तो आपको किसी कुर्बानी की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, तो आपको बिल्कुल। सिर्फ़ इस अपने
डायरेक्शन को सही करना है, अपने चीज़ों को एग्ज़ैक्टली। लेके चलना है और अपने कहते हैं अगर आपकी वो फ़ील्ड ही नहीं है, अपनी फ़ील्ड को चेंज कर लें आप हुँ। और यही सबसे ज़्यादा अच्छा, इम्पोर्टेंट एक है। बहुत ये क्वेश्चन होता है जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, मैं डिफरेंट बैंकर्स से मिल रहा होता हूँ और वो कहते हैं कि जी उन्हें ये रियलाइज़ होता है जब उनकी शादी हो जाती है या 8-10 साल का उनका बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस हो जाता है। अब वो कह रहे होते हैं, ये फ़ील कर रहे होते हैं कि यार शायद हम या मैं बैंकिंग के लिए नहीं बना और अब मैंने अपनी जर्नी को स्विच करना है। तो ऑलरेडी वो एक लाख, 1.5 लाख रुपया सैलरी वहाँ से या 2 लाख ले रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे उनकी फैमिली साइकिल पीछे से चल रहा होता है। उन्होंने अपनी बिजली के बिल और हाउस रेंट वो सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। लेकिन एट दैट लेवल ऑफ स्टेज जब वो सेक्टर को शिफ्ट करते हैं, तो वो उन्हीं को तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे ही आपकी फ़ील्ड चेंज हुई है आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेबी आप जब अगर डेढ़ 2 लाख ले रहे थे, हुँ, अब आपको हो सकता है वो उससे बड़े मिनिमम पे जाके स्टार्ट करना पड़े। हुँ। एक ये फैक्टर होता है। तो तो आपके पास भी ऐसे केसेज़ आते होंगे? बिल्कुल आते हैं और इसीलिए हम कहते हैं ना कि आपको जब आप देखिए किसी भी अदारे में प्रोबेशन पीरियड एक बड़ा की पीरियड होता है। बिल्कुल। उसमें ऑर्गेनाइज़ेशन आपको समझ रही होती है और आप ऑर्गेनाइज़ेशन को समझ रहे होते हैं। हुँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि यार ये मेरा फ़ील्ड नहीं है, तो आपको उसी वक़्त उसके सेकंड ऑप्शन पे जाना चाहिए। हुँ, बजाए कि जैसा आप ज़िक्र किया आपने कि 8-10 साल के बाद ये बात सोचें कि यार ये शायद मेरी फ़ील्ड ही नहीं थी। हुँ, या शायद मैंने किसी प्रेशर में या मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ के अलावा कोई नहीं थी। हुँ, ऐसा होता नहीं है, अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते। बिल्कुल। ये डिसीज़न मेकिंग बड़ी ज़रूरी है और इसके लिए आपको किसी अच्छे मेंटर की ज़रूरत होती है। हुँ, अच्छा, मैं जब आप अभी अभी अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन ये बात क्लिक भी आई और मेरा जो एक्सपीरियंस भी है कि लोग मेंटरशिप प्रॉपर्ली बनाते नहीं हैं। हुँ, मेंटर्स को अपनी तरह से बना या तो बना लेते हैं, तो उसको बताने की हद तक होता है, उस तरह से उसको फ़ॉलो नहीं करते। जैसे मैं कई दफ़ा जब किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, तो मैंने उनसे कई दफ़ा पूछता हूँ कि यार आपका मेंटर कौन है? पहला बीइंग अ मुस्लिम तो हर एक के पास होता है कि नबी मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम। तो यार आपने अगर नबी को मेंटर बनाया तो आपने क्या उनकी चीज़ों को पे पूरा भी किया कि सिर्फ़ बताने के लिए आपने बताया? और हुँ, 90% लोग सिर्फ़ बताने के लिए बता रहे होते हैं, कि जी वो मेरे मेंटर हैं। फिर या तो लोग कह दें कायदे-आज़म हमारे मेंटर हुँ। हैं, कि शायद जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसको इम्प्रेस हो जाएगा इसी बात से। तो ये इम्प्रेस करने वाली बात नहीं है, आपको खुद इम्प्रेस होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको उस पे ट्रैक पे खुद काम करना है और मैं समझता हूँ कि देखें मेंटर्स तो हमारे पास लाइफ़ में हर वक़्त अवेलेबल होते हैं। हुँ, जैसे बच्चा जब छोटा होता है, वो बड़ा हो रहा होता है, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए पेरेंट्स मेंटर्स उसके लिए होते हैं। मेंटर हैं। तो हम उनको फ़ॉलो कर रहे थे। इसी तरह से आपको अगर आप बैंकिंग में हैं, तो आपको बैंकिंग में किसी ऐसे मेंटर को फ़ॉलो करना है और जिसको आप सोशल मीडिया पे भी फ़ॉलो करते हो। आप हुँ, या जिसको पर्सनली जाके मिल सकते हो, हुँ, आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। तो फिर आपको इसी तरह से बाकी फ़ील्ड्स के लिए भी है। हाँ। अगर कोई आईटी का बंदा है और आईटी के जो जीनियसेस हैं, अगर वो उनको मेंटर बनाएगा और उनसे जाके वो डिस्कशन करेगा, तो उसको नई डायरेक्शंस मिलेंगी। हाँ। अच्छा माजिद भाई, लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को एक गोल्डन टिप बताएँ और एक अपनी लाइफ के लेसन्स शेयर करें, कामयाबी का राज़ और जी। किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए और उसमें तरक्की करने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे इसमें जो मैंने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा और जो हमने अब जिस तरह से ट्रेन भी हुए, जिस तरह के टीचर्स अच्छे मिले, आपकी प्रेज़ेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एक तो फ़ोकस ऑन योर कहते हैं जॉब बहुत ज़रूरी है। हुँ, जैसे कि मैं आपको कहा कि जी, हमें अपनी जॉब को इबादत समझ के करना चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो आईटी का सेक्टर है, चाहे वो कहीं सी भी फ़ील्ड में है, चाहे वो हुँ, टेक्सटाइल में भी है। अगर आपने अपनी जॉब को इबादत समझ लिया है ना, तो हुँ, आपको कोई तरीके से नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा है। दूसरी चीज़ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। हुँ, आप अच्छा बात कर सकते हो। फिर बिल्कुल। आपके पास आपकी प्रेज़ेंटेशन में आपकी ड्रेसिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। हुँ, यार ये वो चीज़ है जो मैं बड़ा फ़ील करता हूँ कि लोग अपने अटायर को उस तरह से नहीं रखते, अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से ग्रूम नहीं करते। ठीक है। वो उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत है और हुँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो चीज़ें पढ़ा रहे हों या जो हुँ, सिखा रहे हों। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग आज भी मैं आपको कई दफ़ा लोगों को मिलता हूँ, जो इंटरव्यू के लिए आए होते हैं, उन्होंने सूट पहना होता है, नीचे उसने सॉक्स ही नहीं पहनी होती हैं। अच्छा, ओह! तो या सॉक्स नहीं पहनी तो वो फिर ऊपर से वो जो पैंट है वो भी थोड़ी-सी 2 इंच ऊपर है। हाँ। तो जब आप बात करते हैं ना कि मार्केटिंग के लोगों की या बैंकर्स की, तो ये बैंकर्स की अटायर नहीं है। हुँ, आपने अगर टाई लगाई है तो टाई की नोट अगर ढीली है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बड़ी मैटर करती है। तो मैंने तो अपनी इस चीज़ों से बड़ा कुछ अचीव भी किया, सक्सेस भी मिली और मेरा ख़्याल में कि मेरी सक्सेस में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। नाइस, वंडरफुल।
तो बल्कि मैं अब चलें आप से ओपन डिस्कशन हो ही रही है तो मैं बता ही देता हूँ। चाहे वो मई का महीना था, चाहे वो जून का महीना था। हुँ, क्योंकि देखें बैंकर्स को आप जब तक आप रोड्स पे नहीं फिरेंगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल। तो मैंने तो मई और जून के महीने में थ्री पीस पहन के, टाई लगा के मार्केटिंग भी की हुई है। ओह! तो मुझे बहुत से लोग इवन जब मैं एक मार्केट में था तो मुझे कई से लोग खुद से आके पानी का गिलास देते थे कि भाईजान आप इतनी कोट पहन के टाई टाइट लगा के नो टाई करके मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा-सा पानी भी पी लें। हुँ, तो इस तरह की डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो ऐसी डेडिकेशन तभी आती है कि जब अपनी जॉब को आप समझ पाते हैं समझ पा और अपने राइट फील्ड में जब आप होते हैं तो फिर आपके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, डेडिकेशन आ हुँ, जाती है। जब वंडरफुल। आप अपनी राइट जॉब में ही नहीं है, तो फिर आप उसमें लैग करते हैं। तो आप थैंक यू सो मच माजिद भाई, आपने हमारे साथ अपने बेहतरीन किस्म के इनसाइट शोकेस किए और बहुत कुछ हमारी ऑडियंस को सीखने को मिला। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक थैंक यू। यू सो मच।